लखनऊ एक ऐसा शहर जहां हर गली में जिंदगी की रफ्तार दौड़ती है, लेकिन इन्हीं गलियों के बीच कभी कभी ऐसी कहानियां भी छिपी होती हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देती हैं। और आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो घर से तो सिर्फ एक छोटा सा काम करने निकली थी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। ये कहानी है गौरी श्रीवास्तव की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम सफ़र अनकवर्ड पर। महानगर लखनऊ के अमीनाबाद का एक इलाका है गणेशगंज। इसी गणेशगंज में रहने वाले शिशिर श्रीवास्तव एक सफल बिजनेसमैन थे। उनकी पत्नी तृप्ता हाउसवाइफ और उनकी इकलौती बेटी गौरी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लॉ की पढ़ाई कर रही थी। घर में हर दिन हंसी गूंजती थी। सब कुछ इतना सही था कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस घर की खुशियों पर बहुत जल्द एक ऐसा साया पड़ने वाला है जो सब कुछ खत्म कर देगा। जनवरी के आखिरी दिनों में गौरी बीमार पड़ी तो उसे पीलिया हो गया। 4 दिनों तक वो घर में ही रही। माँ उसकी सेवा करती रही और पिता हर पल उसकी चिंता में डूबे रहे। लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगी और घर में फिर से वही पुरानी मुस्कान लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कई बार जिंदगी हमें चेतावनी दिए अचानक छोड़ देती है और एक अलग मोड़ पे ले जाती है। 1 फरवरी की दोपहर एक बिल्कुल सामान्य दिन की तरह शुरू हुई थी। तृप्ता ने गौरी से कहा कि वह अपने पिता की जैकेट लॉन्ड्री में दे आए। गौरी ने हंसते हुए हामी भरी और करीब 1 बजे घर से निकल गई। जाते जाते उसने बस इतना कहा, मम्मी अभी आती हूँ। और शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि ये उसके जीवन के आखिरी शब्द होंगे। समय बीतता गया, 1 घंटा फिर 1.5 घंटा, लेकिन गौरी वापस नहीं आई। पहले हल्की चिंता हुई, फिर बेचैनी। तृप्ता ने फ़ोन मिलाया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। कुछ देर बाद दोबारा कॉल की गई तो इस बार फ़ोन नॉट रीचेबल आने लगा। अब मामला सिर्फ लेट होने का नहीं था, कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब शिशिर को इस बारे में बताया गया तो दोनों ने बिना देर किए खुद लॉन्ड्री जाकर पूछताछ की। लेकिन वहाँ जवाब जो मिला उससे उनकी चिंता को डर में बदल दिया। गौरी वहाँ आई थी, जैकेट दी थी और फिर वहाँ से चली गई थी। यानी कि वो रास्ते में कहीं गायब हो गई थी। शाम करीब 7 बजे अचानक गौरी के मोबाइल से कॉल आता है। उम्मीद की एक किरण जागती है, लेकिन जैसे ही इसे फ़ोन उठाते हैं दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज़ सुनाई देती है। जो व्यक्ति कहता है गौरी इको पार्क में है और उसकी तबीयत खराब है, वो उसे अस्पताल ले जा रहा है। यह सुनकर शिशिर और तृप्ता बिना एक पल गवाए वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो पार्क पहुँचते हैं तो वहाँ ना गौरी होती है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसने फ़ोन किया था। अब डर अपने चरम पर था। फ़ोन बंद हो चुका था, कोई सुराग नहीं था और उसकी बेटी कहीं नहीं थी। आखिरकार रात करीब 9 बजे वे थाने पहुंचते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज होती है, लेकिन उस रात कुछ खास नहीं होता और एक माँ बाप पूरी रात सिर्फ एक ही सवाल के साथ जागते रहते हैं, हमारी बेटी कहाँ है। उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उन्हें जो जवाब मिलेगा, लेकिन वो जवाब उनकी पूरी दुनिया उजाड़ देगा। अगली सुबह लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। वृंदावन कॉलोनी के पास शहीद पथ के किनारे एक राहगीर की नज़र एक संदिग्ध बैग पर पड़ी। पहले तो उसने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब बैग से बदबू आने लगी तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही बैग खोला गया, अंदर का नज़ारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। उस बैग में किसी युवती के कटे पैर थे। कुछ ही देर में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू किया और करीब 400 मीटर दूर एक नहर के किनारे एक बोरा मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें एक युवती का धड़ और सिर था। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह एक बेरहमी से अंजाम दिया गया अपराध था। पुलिस ने तुरंत शव के टुकड़ों को कब्जे में लिया और पहचान के लिए सुरक्षित किया। लेकिन सवाल वही था, यह लड़की कौन थी। उधर अमीनाबाद में बैठा एक परिवार अभी भी अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जब यह खबर शिशिर तक पहुंची तो उनका दिल बैठ गया। एक अनजाना डर उन्हें अंदर से खा रहा था।
वो तुरंत पीजीआई थाने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाईं और जैसे ही उनकी नज़र उन तस्वीरों पर पड़ी, उनकी दुनिया वहीं थम गई। वो तस्वीरें उनकी बेटी गौरी की थी। शिशिर खुद को संभाल नहीं पाए, वो वहीं टूट गए। उधर ये खबर जब तबता तक पहुंची तो वो बेसुध हो गई। एक पल में एक खुशहाल परिवार बिखर चुका था। गौरी के साथ ही इस दरिंदगी की खबर पूरे लखनऊ में आग की तरह फैल गई। हर तरफ गुस्सा था, हर तरफ सवाल थे। आखिर एक पढ़ने वाली लड़की के साथ इतनी बेरहमी किसने और क्यों की? मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा था, यह शहर की सुरक्षा और इंसानियत पर सवाल बन चुका था। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा, मीडिया लगातार सवाल उठा रही थी, लोग सड़कों पर उतर आए थे, कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे और हर कोई बस एक ही मांग कर रहा था, गौरी को इंसाफ। अब पुलिस हरकत में आई और जांच तेज कर दी गई। सबसे पहले उस रास्ते की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई जहां से गौरी आखिरी बार देखी गई थी। घंटों की जांच के बाद एक अहम सुराग मिला। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि गौरी लॉन्ड्री से बाहर निकलती है और कुछ देर बाद एक बाइक सवार युवक उसके पास आता है। युवक ने हेलमेट पहन रखा था जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। फिर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गौरी बिना किसी ज़बरदस्ती के खुद उस बाइक पर बैठ जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस एक फुटेज से पूरे केस की दिशा बदल दी। अब यह साफ हो चुका था कि गौरी उस युवक को जानती थी, क्योंकि अगर वो अनजान होता तो वह कभी उसके साथ नहीं जाती। अब शक का दायरा उसके करीबियों पर आ गया था। इसके बाद पुलिस ने गौरी के मोबाइल और सोशल मीडिया की जांच शुरू की और जो सामने आया उसने केस को और उलझा दिया। गौरी के फेसबुक और व्हाट्सएप पर करीब 700 कॉन्टैक्ट्स थे। इतने लोगों में से असली आरोपी को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और उन लोगों की लिस्ट तैयार की जिनसे गौरी की सबसे ज़्यादा बातचीत होती थी या जिनसे उसका किसी तरह का विवाद हुआ था। करीब 50 लोगों को चिन्हित किया गया और एक एक करके उनसे पूछताछ शुरू हुई, लेकिन हर बार पुलिस के हाथ खाली ही रहे, कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें बताया गया कि गौरी की हत्या 1 फरवरी 2015 की रात करीब 11:15 बजे की गई थी। लेकिन रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात थी, जिस तरह से शरीर के टुकड़े किए गए थे वह किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यानी इस वारदात में एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते थे। अब मामला और भी रहस्यमय हो चुका था। एक तरफ सीसीटीवी में सिर्फ एक युवक दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ रिपोर्ट कह रही थी कि आरोपी एक से ज़्यादा हैं। आखिर सच क्या था? जांच अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर सुराग उलझन बढ़ा रहा था। पुलिस के पास एक बाइक सवार युवक की धुंधली सी झलक थी, लेकिन पहचान अब भी एक रहस्य थी। इसी दौरान गौरी के कमरे की तलाशी ली गई और यहीं से कहानी ने लिया सबसे बड़ा मोड़। कमरे से एक डायरी मिली, एक साधारण सी डायरी, लेकिन उसके अंदर छुपे थे कई राज। उस डायरी में गौरी ने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं को लिखा था, उसके रिश्ते, उसके दोस्त, उसकी नाराज़गी और उसकी भावनाएं। और कुछ नाम ऐसे भी थे जिनके बारे में उसने गुस्से में लिखा था। कुछ लोग जो कभी उसके करीब थे लेकिन बाद में उसने उनसे दूरी बना ली थी। पुलिस ने तुरंत उन नामों को शॉर्ट लिस्ट किया और उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। 6 फरवरी 2015 की रात 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ हुई लेकिन नतीजा फिर वही, कुछ भी ठोस नहीं। अब फिर से सारा फोकस उसी बाइक सवार युवक पर आ गया। सीसीटीवी से बाइक का आधा नंबर मिला, आरटीओ से डेटा निकाला गया, संभावित गाड़ियों की लिस्ट बनी, लेकिन यह रास्ता भी अंधेरे में ही जा रहा था। तभी पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उस हेलमेट वाले युवक की तस्वीर जारी कर दी और जानकारी देने के लिए इनाम घोषित किया। पहले 10,000, फिर 50,000, लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आया। उधर मामला अब इतना बड़ा हो चुका था कि बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। आदेश मिले, केस जल्दी सुलझाओ, और इसके बाद पूरा पुलिस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। क्राइम ब्रांच, एसटीएफ सभी टीमें इस केस में लगाई गईं। इसी बीच एक छोटी सी जानकारी पूरी केस की दिशा बदल देती है। गौरी का मोबाइल 1 फरवरी 2015 को दोपहर 3:20 पर बंद हुआ था,
लेकिन शाम को कुछ देर के लिए चालू हुआ और जब उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो वो निकली तेलीबाग। अब शक और गहरा हो गया, क्या हत्या यहीं हुई थी? पुलिस ने इलाके की जांच शुरू की और इसी दौरान एक नाम सामने आया, शशांक गुप्ता। शशांक से पूछताछ हुई और यहीं से एक और नाम सामने आया, हिमांशु प्रजापति। शशांक ने बताया कि हिमांशु भी गौरी का दोस्त था, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा लोगों को पता नहीं था और यहीं से पुलिस की नज़र पूरी तरह हिमांशु पर टिक गई। 7 फरवरी 2015 की रात पुलिस हिमांशु के घर पहुंचती है। घर के बाहर खड़ी एक बाइक, वही डिजाइन वही पैटर्न जो सीसीटीवी में दिखा था। दरवाज़ा खटखटाया गया। कुछ देर बाद एक लड़का बाहर आया। उससे पूछा गया, तुम हिमांशु हो? उसके हाँ कहते ही पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। घर की तलाशी ली गई और जो मिला उसने पूरे केस को साफ कर दिया। फर्श पर हल्के खून के निशान, एक जैकेट, जींस, जूते, हेलमेट, एक आरी और गौरी का मोबाइल और कपड़े। अब सवाल नहीं बचे थे, सिर्फ सच बाकी था। थाने में पूछताछ शुरू हुई। पहले हिमांशु खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसका हौसला टूट गया। बोला, मैं सब कुछ बता दूंगा। और इसके बाद जो उसने बताया वो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। घटना से करीब 1.5 साल पहले शशांक के जरिए हिमांशु की मुलाकात गौरी से हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती और फिर एक तरफा प्यार। हिमांशु गौरी को बेहद चाहता था, लेकिन गौरी उसे उतना सीरियस नहीं लेती थी। समय के साथ गौरी उससे दूर होने लगी, बातें कम हो गईं, मुलाकातें बंद हो गईं और यही बात हिमांशु को अंदर से तोड़ रही थी। उसे शक होने लगा कि गौरी की ज़िंदगी में कोई और है। 31 जनवरी 2015 को गौरी का एक मैसेज आया, इट्स पार्टी टाइम। और यही मैसेज हिमांशु के दिमाग में उम्मीद भी बना और तूफान भी। 1 फरवरी को दोनों मिलने वाले थे। गौरी घर से निकली और सीधे हिमांशु के पास पहुंची। वह उसे अपने घर ले गया, जहां उस समय कोई नहीं था। शुरुआत में बातें सामान्य थीं, लेकिन धीरे धीरे बात बहस में बदल गई। शक, गुस्सा और पागलपन सब एक साथ फूट पड़ा। हिमांशु ने गौरी का फ़ोन छीना, उसके मैसेज पढ़े और फिर उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। कुछ ही मिनटों में एक बहस एक खौफनाक अपराध में बदल गई। उस पल हिमांशु ने वो कर दिया जिसे वो खुद भी शायद कभी नहीं भूल पाएगा। कमरे में सन्नाटा था और ज़मीन पर गौरी अब जिंदा नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल डर तब शुरू होता है जब कमरे में पसरा सन्नाटा और ज़मीन पर पड़ी गौरी। उस पल हिमांशु को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है। कुछ सेकंड तो जैसे घंटों में बदल गए। फिर अचानक घबराहट ने उसे जकड़ लिया। वो घर से बाहर निकला और सीधे अपने दोस्त अनुज के पास पहुंचा। कांपती आवाज़ में उसने सब कुछ बता दिया। दोनों ने मिलकर सोचने की कोशिश की, अब आगे क्या किया जाए। लेकिन सच ये था कि अब जो होना था वो इंसानियत की सारी हदें पार करने वाला था। इसी बीच गौरी के फ़ोन पर उसके घर वालों का कॉल आया। हिमांशु ने फ़ोन उठाया और झूठ बोलकर उन्हें गुमराह कर दिया, फिर फ़ोन बंद कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था, सबूत कैसे छुपाए जाए। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, वो एक ऐसी क्रूरता थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। हिमांशु बाजार गया, कुछ सामान खरीदा और फिर वापस अपने घर लौटा। उसने कमरे को इस तरह तैयार किया ताकि बाहर किसी को कुछ पता न चले और फिर उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। रात के अंधेरे में वो कई बार घर से बाहर निकला और अलग अलग जगहों पर सामान फेंकता रहा ताकि पहचान छिपाई जा सके। इसके बाद वो घर लौटा, खून के निशान साफ किए, कपड़े बदले और सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। लेकिन एक गलती सब कुछ उजागर करने के लिए काफ़ी होती है। पुलिस को उसके घर से मिले खून के निशान, कपड़े, हेलमेट और सबसे अहम गौरी का मोबाइल। पूछताछ में हिमांशु ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केस सॉल्व घोषित कर दिया। हिमांशु को मुख्य आरोपी बनाया गया और अनुज पर सबूत छिपाने का आरोप लगा। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई? क्योंकि कई सवाल अब भी बाकी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती थी कि इस तरह की वारदात एक अकेले इंसान के लिए आसान नहीं थी।
जिस औजार का इस्तेमाल बताया गया वो इतना मजबूत नहीं था। जिस दुकान से सामान खरीदने की बात कही गई वहाँ के सीसीटीवी में हिमांशु दिखाई नहीं दिया। और सबसे बड़ा सवाल, और उसने अपनी इतनी प्लानिंग से सब कुछ छिपाया तो सबूत अपने ही घर में क्यों छोड़े। उधर उस दिन उसके घर के आसपास एक कार्यक्रम चल रहा था। काफ़ी लोग मौजूद थे, फिर भी इतनी बड़ी घटना किसी ने नोटिस क्यों नहीं की। क्या सच में हिमांशु अकेला था या इस कहानी में अभी भी कोई और किरदार छिपा है। समय बीतता गया, केस कोर्ट में चलता रहा। गौरी के माता पिता आज भी उसी दर्द के साथ जी रहे हैं। उनके लिए वक्त वहीं रुक गया जहां उनकी बेटी उनसे छीन ली गई। जून 2024 में हिमांशु को जमानत मिल गई, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यही पूरी सच्चाई है या कहानी का कोई हिस्सा अब भी छुपा हुआ है। क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती और कुछ सच हमेशा अधूरे रह जाते हैं। और आप ऐसे ही सच्चे और खौफनाक क्राइम केस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा डरावनी हो। धन्यवाद।